नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। पेट्रोल में, डीजल में, गैस के अंदर आज क्यों नहीं करोड़ों लोग क्यों नहीं गैस ले पा रहे सिलेंडर को, जिसके लिए उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीटा गया पूरे देश के अंदर। आज उन मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो करोड़ों के अंदर नहीं ले रहा है सिलेंडर। मेरे ख्याल 4-5 करोड़ लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे बताइए आप। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पेट्रोल डीजल की बात मुझसे करें तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इतना बड़ा धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। जो एक्साइज ड्यूटी होती है बेसिक, उसका बंटवारा होता है राज्यों के अंदर, पूरे देश के अंदर। कलेक्शन करती केंद्र सरकार, बंटवारा होता राज्यों के अंदर होता है। इन्होंने क्या किया, उसको तो बहुत कम कर दिया है, नॉमिनल कर दिया, बंटवारा होगा नहीं। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, एक लगा दी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और लगा दी है, और एक सेस लगा दिया है। ठीक है, उसमें जो है बढ़ोतरी कर दी उन्होंने कलेक्शन की। वो कलेक्शन जो हो रहा है, कोई 15 लाख करोड़ की बात कर रहा है, कोई 60 लाख करोड़ की बात कर रहा है, अलग अलग फिगर आ रहे हैं। वो पूरा पैसा इनके पास रहता है, इनके खजाने में रहता है, राज्यों को नहीं मिल रहा है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में बंटवारा होता था राज्यों के अंदर, मेन तो बात ये है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लो ये जो जितनी बार कम किया, 2-3 बार कम करते हैं, खुद बहुत कम करते हैं, इनको मालूम है, सबको मालूम है। जितना कम केंद्र सरकार करेगी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली राज्यों का वेट कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली। फिर ऊपर से ये पब्लिसिटी होती है अखबारों के अंदर कि राज्य सरकार को आगे आना चाहिए वेट कम करने के लिए। तो जो आपने कम किया उससे ऑटोमेटिकली राज्यों की रेवेन्यू कम हो गई है। ऊपर से आप फिर उनको दबाव दे रहे हो, जबकि राज्यों का मेन सोर्स यही है। राज्यों की स्थिति अजीब है, बड़ी आर्थिक स्थिति, कर्ज लेके सरकार चल रही है पूरे देश के अंदर। एक भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो बगैर कर्ज चलती हो, स्थिति है। ये बेसिक इश्यू हल नहीं करेगी केंद्र सरकार, तो ये महंगाई की मार कब तक कितनी बढ़ेगी, कभी विस्फोटक भी हो सकती है। बेरोजगारी की मार कितनी बढ़ेगी, कभी विस्फोटक भी हो सकती है। जीएसटी में तो दूध दही सब पे लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, लगाते जा रहे हैं लोग। तो पता नहीं इससे लोगों में कितना आक्रोश पैदा हो सकता है। ये तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी जैन के अंदर हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव रहा है। जब विपक्षी भूमिका हम निभाते हैं तो हमारा तरीका वो है जो कि शांति के साथ में हम अपनी बात कह दें, धरना दें, प्रदर्शन करें। इनकी तरह व्यवहार नहीं करें हम लोग। इनको चाहिए कि ये समय रहते हुए समझ जाए, वरना इनको तकलीफ आएगी। और बड़ी खबर है, आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। सभी तरह के लोन अब महंगे हो जाएंगे। 4.90 से बढ़कर अब 5.40% हो गया है। रेपो रेट में आरबीआई ने बढ़ोतरी कर दी है। 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। रेपो रेट बढ़ने से अब ईएमआई पर भी असर पड़ेगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, आरबीआई ने रेपो रेट में की बढ़ोतरी। सभी तरह के लोन अब महंगे होंगे। फिर से महंगाई की मार 4.90 से बढ़ाकर इसे 5.40% कर दिया है। और अब खबर दिव्यांश से जुड़ी, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जयपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अब तक दिव्यांश का सुराग नहीं लगा है। एसएमएस हॉस्पिटल में सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उसमें अपहरणकर्ता नजर आया। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। ये तस्वीर देखिए, ये सवाई मानसिंह अस्पताल में लगे सीसीटीवी से में कैप्चर हुई है ये तस्वीर। और अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस
अपहरणकर्ता का और दिव्यांश का, इस बच्चे का, 4 महीने के बच्चे का जिसका अपहरण किया गया, कोई सुराग नहीं लग पाया है। किडनैपर की फोटो पुलिस के पास है, लेकिन 30 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। न्यूज 18 के सवाल, बच्चे को लेकर किडनैपर पैदल भागा, फिर भी पुलिस की पहुंच से दूर कैसे? क्या पुलिस की गति किडनैपर से भी धीमी है? जो पैदल लेकर भागा, पुलिस तब भी उस तक नहीं पहुंच पाई। आधे घंटे में पुलिस को सूचना मिल गई थी, बावजूद इसके पुलिस किडनैपर्स तक नहीं पहुंच पाई। क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए ही होती है? क्या पुलिस की नाकेबंदी सिर्फ वाहन चालकों के लिए होती है? क्या पुलिस की नाकेबंदी क्या जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनका चालान काटने के लिए होती है? किडनैपर्स पर कोई लगाम नहीं। इस तरह के संगीन अपराधों को रोकने में पुलिस की नाकेबंदी विफल। क्या अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या आसपास के इलाकों की सघन तलाशी नहीं ली जानी चाहिए? अब तक तलाशी क्यों नहीं ली? 4 महीने के मासूम को ढूंढने में राजधानी की पुलिस लगी है। बच्चे के अपहरण को करीब 31 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी के अति सुरक्षित समझे जाने वाले एसएमएस अस्पताल के बाहर से एक मासूम कैसे गायब हुआ, ये गुत्थी अनसुलझी है। और ये वारदात जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। दिव्यांश के अपहरण की अनसुलझी गुत्थी, कौन ले गया 4 महीने के दिव्यांश को? घर से हमारा बच्चे घूम गो और हमारा बच्चे ले गो भाग गई। फिर कहा मैं कहीं करूँ तो अब मुझे भाई फिर वो गाड़ी की होगा थाना में ले जाओ इसको। फिर मैंने वहाँ कैमरा है ना उसके पास ले गो बापड़ो, फिर उसके पास ले जा वहाँ में दिखायो कौन पाए वो आदमी न पाया ना। जब फिर पाचो गार्ड में ऐसे किया भाई यहाँ नहीं ना तो कुछ आप चलो थाना में। जब शाम थाना में ले गई चुमनो गार्ड लेके गया आपको? हाँ गार्ड लेके। उसके बाद में पुलिस आ गई थी। खूब बापड़ा भागे दौड़ा कर माने भी बेटा लेगा चा वहाँ से जे मदद किया? खूब मेरी मदद भी खूब कर पूरा कोई 50 आदमी भेड़ा होगा। पुलिस के? हाँ पुलिस के। अब सर का नाव से देखो साहब पूरे होगा चा पूरे रात ढूंढने लगे। और मैंने किया भाई माताराम समता रहा तारो बच्चे भी मिलेगो तो उन्हें सब कुछ देंगा, पर समता से मिला अम्मा तो मोटी में कोने में कैसे दे। ये दर्द है उस परिवार का जिसका एक छोटा मासूम बच्चा कई घंटों से गायब है। एक बच्चे के अपहरण की आशंका है तो दूसरा अस्पताल में भर्ती है। ये व्यथा है मासूम दिव्यांश के परिजनों की। दौसा के एक छोटे से गांव से अपने बड़े बच्चे का इलाज कराने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। उसके परिजन को नहीं पता था कि यहाँ उन्हें दूसरा झटका लगेगा, यानी अपने 4 महीने के छोटे से बच्चे के गुम हो जाने का दंश झेलना होगा। सर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो वहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से गांव से, तब जाके पता पड़ा है कि बच्चा गुम हो गया। बच्चे को कोई लेके चले गया उसको। आपके बच्चे का जिसने अपहरण किया था क्या उसने कभी आपने उसको देखा है? नहीं सर मैंने नहीं देखा उसको, फेस टू फेस नहीं देखा। बच्चा बड़ा एडमिट कब कराया था आपने यहाँ पर? बच्चा 25-26 तारीख को कराया था। ठीक है। हाँ उसके बाद में मैं गांव चले गया था सर। गांव जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ रहा था, वो डॉक्टर फाइल वगैरह भगा दिया था, तो तब फिर मैं वापस आ गया। मुझको चल मैं आता हूँ फिर मैं करवाता हूँ कुछ। दरअसल एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के दिव्यांश का अपहरण हो गया। मदद का झांसा देकर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को ले भागा। बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल की बागड़ यूनिट के गेट नंबर 5 से दिव्यांश का अपहरण हुआ। अपने दूसरे बच्चे के इलाज के लिए दिव्यांश के परिजन अस्पताल में थे, जहां एक अजनबी ने कहीं और अच्छे इलाज का भरोसा देकर उनका विश्वास जीता। और जब दादा ने अजनबी पर भरोसा कर बच्चा उसकी गोद में दिया, तो मौका पाते ही दिव्यांश को लेकर अजनबी रफ्फू चक्कर हो गया। तो वहाँ खाना बट रहा था, तो वहाँ से खाना लेके हम और मैं तो खाने बैठ गया।
और मेरे घर वाले है ना जिसका बहू के पास चली गई। बच्चा था वो दिन, वो एक आंसू कटोरी एक आंसू पूड़ी वो उठाने लगे जब वो क्या कहते बच्चा तो मुझे दे दे, तो बच्चा गया उसको दे दी। किसने? वो साथ गया था जिसको, फिर पता ये आए जतरा वो तो पार, आपको मालूम नहीं चला? मैं मेरे पीछे की साइड बैठा था वो, फिर ऐसे मालूम नहीं पड़ा था। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई ये घटना सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का दावा होने के बाद बच्चे के अपहरण की घटना का सुराग कैसे नहीं मिल पा रहा। परिजनों की शिकायत के बाद क्या पुलिस ने बच्चे को ढूंढने में कोताही बरती, और अगर बच्चे की तलाशी को लेकर पुलिस सतर्क है तो नाकेबंदी के बाद भी अपराधी भागने में कैसे कामयाब हो गए। देखिए अभी तो हमारी टीमें लगी हुई हैं जिसमें कुछ टीमें सीसीटीवीज को भी देख रही हैं और हमारा जो टेक्निकल साइड है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पार्ट पर भी चल रहे हैं। अभी कुछ भी कंप्लीट करना मुश्किल है, कुछ क्लूज लगे हैं, लेकिन अभी जब तक इसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो तब तक हम कंक्लूसिव उस पर नहीं पहुंच सकते हैं। अभी एक दो टीमें हमारी बाहर भी गई हुई हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जब तक कुछ कंक्लूसिव आएगा तभी हम आपको दे पाएंगे। बहरहाल परिजन बेहाल हैं और पुलिस जांच की बात कर रही है। ऐसे में पुलिस के दावों में भले ही कितना भी दम हो, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होना हैरान करने वाला है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, अपडेट दीजिए इस पूरे मामले पर, कहां तक पहुंची पुलिस की तफ्तीश। हालांकि ये भी हम लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान की पुलिस खाना पूर्ति कर रही है, सवाल पूछकर हम भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का हाथ तो अब भी खाली है। विष्णु, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विष्णु से। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो अपहरण करता है जिसकी तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। अकेला सवाई मानसिंह अस्पताल में आता है, बच्चे का किडनैप करता है और बड़े आराम से घूमता हुआ, टहलता हुआ यहाँ से निकल जाता है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे 30 घंटे से ज़्यादा वक्त से कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस की कह रही है कि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, नाकेबंदी की गई है, लेकिन आप देखिए राजस्थान पुलिस की प्रदेश भर में नाकेबंदी इस अकेले शख्स को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई। पुलिस ने जगह जगह पुलिस ज़ाब्ता तैनात किया, टीमें भेजी गई अलग अलग जगहों पर, लेकिन पुलिस फेल। जयपुर कमिश्नरेट फेल। जयपुर में कमिश्नरेट लागू किया ताकि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन लगातार अपहरण की वारदातें कभी राजस्थान में सुनी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अपहरण की वारदातें भी अब यहाँ पर होने लगी हैं। अपहरणकर्ता अगर अपहरण किए हुए अपहृत बच्चे को खुद छोड़ जाते हैं तो पुलिस उसे दस्तयाब करती है, फिर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हुआ। इंतजार पुलिस को शायद इसी बात का कि अपहरणकर्ता कब इस बच्चे को उनके हाथ सुपुर्द कर दे और फिर पुलिस अपनी पीठ थपथपा ले, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा वक्त और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। और अब खबर भरतपुर से, जहां भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही एक निजी बस में दौसा के समीप बीती रात जोरदार हंगामा हुआ। शराब के नशे में कुछ लोग बस के अंदर ही आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बस में जमकर जूतम पैजार हुई। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए और जमकर लात घूंस से चलाए। बस में हंगामा बढ़ा तो निजी बस के चालक बस को लेकर ही कोतवाली थाने में आ गया। पुलिस ने बस के अंदर हंगामा कर रहे दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और बस को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। रास्ता में न्याय पास चाहिए, झगड़े है भीतर खूब मचक रहे। किस बात को लेके भाई ने? अब साहब हम तो पीछे लेकर जाओ बाजारी, हम ये की काम ये नो कह रहे, हम ये की काम पे हम तो ऐसे ही मारेंगे। तो ज्यादा मार लग गो, फिर कंडक्टर निकारी आ गो, उसके बाद में फिर और दवाले कर रहे, खूब मचक डटे हुए नहीं। तो कोई सवारी के साथ भी मारपीट की क्या? सवारी के साथ तो बस पर के साहब 10 बीच खड़े पर ये साहब आइए सवारी तो आओ साथ पर ये सब।
कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए पुराना बस स्टैंड के पास स्थित करीब 4 दुकानों के ताले तोड़कर और नकदी समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। सुबह जब व्यापारियों ने दुकानों के शटर टूटे देखे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। और बड़ी खबर है, आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। सभी तरह के लोन अब महंगे होंगे। कितनी बढ़ोतरी की आपको बता देते हैं। 4.90% से बढ़कर ये 5.40 मतलब 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में बढ़ोतरी की 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। रेपो रेट बढ़ने से अब ईएमआई पर भी असर पड़ेगा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, रेपो रेट आरबीआई बढ़ा रहा है, कितना असर इसका, पहले तो एक तरफ महंगाई की मार लोग झेल ही रहे हैं, कितना असर इसका आम लोगों पर पड़ेगा? और लोगों को चिंता ये भी होगी कि जो ईएमआई वो दे रहे हैं वो अब कितनी हो जाएगी? जी बिल्कुल सुमित, देखिए आरबीआई ने 0.5% का रेपो रेट में इजाफा किया है। इससे जाहिर सी बात है कि सभी तरह के लोन महंगे होंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है कि जो रेपो रेट से जुड़े ग्राहक हैं उन्हीं पर इनका असर पड़ेगा। जो फिक्स रेट वाले ग्राहक हैं उन पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल ग्राहकों के मन में ये रहता है कि रेपो रेट बढ़ गया है तो क्या अभी से हमारा लोन महंगा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। एक हर बैंक के अलग अलग टर्म्स रहते हैं, तो हर बैंक का एक रीसेट डेट रहता है। तो कुछ एसबीआई का रीसेट डेट हर क्वार्टर की 5 तारीख को है, तो वो सितंबर या अक्टूबर की 5 तारीख को इसको रीसेट करेंगे, तो तब से ग्राहकों का इंटरेस्ट रेट बदलेगा, तो तब उन पर असर पड़ेगा। तब से उनकी ईएमआई में जो है डिफरेंस आएगा, जितना भी अमाउंट है उसका 0.5% का। तो आज से ही इसमें बदलाव नहीं होगा, जिस दिन उनका रीसेट डेट होगा उस दिन से बदलाव होगा। दूसरी अहम चीज ये कि जो रेपो रेट से लिंक्ड ग्राहक हैं उन्हीं के लोन पर इसका असर पड़ेगा। और दूसरी, लोन महंगे होंगे ये एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि जब लोन के रेट बढ़ते हैं तो बैंक लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एफडी के रेट्स भी बढ़ाते हैं कि जिससे लोन देने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी रहे। तो एक उम्मीद ये भी रहेगी कि एफडी पर भी रेट बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है उन ग्राहकों के लिए जो एफडी पर रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है ये आरबीआई के पास। बिल्कुल, देखिए महंगाई को देखते हुए महंगाई दर जो है 7% से ऊपर पहुंच चुकी है। उसी को काउंटर करने के लिए इस तरह के जो है क्वार्टरली रिव्यू में आरबीआई इस तरह के कदम उठाता है और रेपो रेट को उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो रेपो रेट जो है बहुत लो स्तर पर, जब जो है बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया था कोविड के बाद में, जो है लगातार लोन सस्ते किए थे, तो एक साइकिल रहता है कि जब एक बार लोन महंगा होता है फिर सस्ते लोन का भी दौर आता है। तो जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े आते हैं और दूसरे जो हमारे इकोनॉमिकल जो है इंडिकेटर रहते हैं उनको देखते हुए और आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कब लोन के रेट बढ़ाने चाहिए, कब घटाने चाहिए। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है और इससे फिक्स्ड वाले ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र शर्मा, एसोसिएट एडिटर, बता रहे थे कितना असर, किस तरह से असर जो रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी इससे आम लोगों पर पड़ने वाला है। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में फायरिंग की घटनाएं अब आम होती जा रही है। बदमाशों में पुलिस का खौफ अब खत्म होता नजर आ रहा है। शहर में बीते 4 दिन में दूसरी बार फायरिंग की घटना सामने आई है। गुरुवार देर रात को भी जस्सूसर गेट के बाहर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी सहित सीओ सिटी और नया शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार जस्सूसर गेट के बाहर स्थित भैरू जी मंदिर के पास 2-3 युवक एक कार में आए, जहां मंदिर के पास खड़े युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फिर मामले की जांच शुरू हो गई। शहर में इससे पहले भी 2 अगस्त की देर रात फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए थे।
और बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां एक सूदखोर के आतंक की वजह से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में यह लिख छोड़ा कि उसकी मौत का जिम्मेदार ब्याज माफिया है। कहते हैं बिक गए खेत सब, बढ़ गए अनाज कम, मूल की क्या कहें, चुका न पाए ब्याज हम। कुछ ऐसा ही हुआ भीलवाड़ा के प्रतापनगर राजेंद्र शर्मा के साथ, जिन्हें सूदखोरों के आतंक की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। भीलवाड़ा में ब्याज माफिया बढ़ते जा रहे हैं, सूदखोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही घटना 1 तारीख को गुलाबरा क्षेत्र के एक होटल के कमरे में देखने को मिली, जहां राजेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, उसने एक लेटर भी अपने परिजनों को वायरल किया, जिसमें उसने रवि खटीक उर्फ डेविड और एक महिला का नाम लिखकर उनको अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। राजेंद्र शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में शांति नगर की सुनीता कटारिया और रवि खटीक उर्फ डेविड पर हद से ज्यादा ब्याज लेने से लेकर परेशान करने और धमकी देने तक का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी लिखा है कि इनकी वजह से यहाँ के कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। राजेंद्र शर्मा की मौत की वजह से उनके घर वाले सदमे में हैं। दोनों ने मेरे पति को मानसिक रूप से इतना परेशान कर रखा था कि रात को लेट तक आते थे, मुझे फेस नहीं करते थे, कुछ बता भी नहीं रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले वो गांव आए थे किसी काम से और फिर ये घटना सुनने में आ गई। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ और मेरे भाई का जितना भी हो सके उतना सहयोग करें आप सब। पिछले 6 महीने से राजेंद्र सूदखोरों के आतंक से परेशान थे और जब उनकी परेशानी बढ़ गई तो उन्होंने फंदे से लटक कर जान दे दी। साथ ही सुसाइड नोट में अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उस लेटर में राजेंद्र शर्मा ने 2 व्यक्ति के और भी नाम लिखे, जिसमें जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और वहीं 2 बार बार काउंसिल अध्यक्ष रहे, और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा से गुहार लगाई कि मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। बताया जा रहा है कि रवि खटीक उर्फ डेविड और सुनीता कटारिया दोनों ब्याज माफिया हैं और ये 10 से 30% का ब्याज लेने के साथ साथ समय पर पैसे नहीं देने पर भारी भरकम पेनल्टी भी लगाते थे। इतना ही नहीं, ब्याज लेने वालों के साथ कुछ अनहोनी होने पर उसके परिवार को भी नहीं छोड़ते थे। इसी वजह से इनके जानने वाले अब इस परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रक्षा के मामले में हम प्रशासन और पुलिस को भी अवगत कराएंगे, इसको परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। सहायता जहां तक है, हम और हमारे सभी साथी तन मन धन से इस परिवार के लिए खड़े हैं और रहेंगे। मैंने 2-3 साल पहले 1.5 लाख रुपए रवि खटीक और डेविड से उधार लिए थे। उसके बदले मेरी कार उसने ले ली। 3.5 तोला सोना भी उसके पास है मेरा, और आए दिन मुझे धमकियाँ देता रहता है कि तेरे को जान से मार दूंगा, मेरे को पैसे चाहिए। अब मेरे से 12 लाख रुपए और मांग रहा है। मेरी स्थिति अब नहीं है, मैंने 7-8 लाख रुपए पहले ही दे दिए हैं। इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में भी लग गई है। कुछ इनपुट्स हमारे को मिले हैं, कुछ दस्तावेज हमारे को मिले हैं और हमारी टीम पे लगी हुई है। जल्द ही हम इसको पकड़ लेंगे। सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या करने की भीलवाड़ा की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक लोगों को इन सूदखोरों के आतंक से निजात मिलती है। राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। जयपुर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम कांग्रेसी नेता इसमें मौजूद। महंगाई को लेकर पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का। जयपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है इस प्रदर्शन में? बिल्कुल, देखिए देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस का और बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर जुटे हैं सिविल लाइंस फाटक पर। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी जो है डॉक्टर महेश जोशी मंत्री जो है उनका संबोधन यहाँ पर चल रहा है। उससे पहले भी कई वक्ताओं ने यहाँ पर संबोधित किया है और आज
पूरे देश में मोर्चा खोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से। यहाँ पर जो है बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है, लेकिन इस बारिश के बीच में, पंडाल के बीच में ये जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। तेज बारिश बाहर हो रही है, लेकिन पंडाल जो लगाया गया है वाटरप्रूफ, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जुटे हैं और सभी जिलों में भी आज प्रदर्शन है। ये राज्य स्तरीय प्रदर्शन यहाँ पर है सिविल लाइन्स फाटक पर। इसके अलावा सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी ब्लॉक्स में प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन करने के बाद में यहाँ पर सभा होने के बाद में राजभवन घेराव का प्रयास होगा। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जो है अपनी गिरफ्तारियां देंगे, तो आज बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां जो है वो कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाएगी। और महंगाई जो ज्वलंत मुद्दा है उसके खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से मुखर है। पिछले दिनों ईडी के झमेलों को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार व्यस्त रही, बार बार प्रदर्शन किए कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस अपने मूल मुद्दे पर और आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है और तमाम प्रदेशों में आज प्रदर्शन करके अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ खासतौर से खाद्य पदार्थों पर जो GST हाल ही में लगाई गई है उसको लेकर आक्रोश और उसको लेकर जो है आक्रोश यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो नेताओं के संबोधन जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। आप मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई जो है नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे हैं, गोविंद राम गोयल यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ और भी कई नेता हैं जयपुर शहर के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा का भी इंतजार हो रहा है। मंत्री प्रसाद लाल मीणा भी जो है अभी पहुंच गए हैं। बारिश के बीच में ये प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का जाहिर है। कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, पार्षद अमृतराज जी, उनसे बात कर लेंगे। महंगाई बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और आप लोग आज मोर्चा खोल रहे हैं महंगाई के। ये सारी जनता जानती है हिंदुस्तान की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार कर रखे हैं जनता के ऊपर महंगाई के। सिलेंडर देखो आप कहाँ पहुँच गया है, आप कोई भी एक चीज़ उठा करके देख लो, पेट्रोल देख लो कहाँ पहुँच गया, खाने का तेल देख लो कहाँ पहुँच गया, आज दालों के भाव देख लो आज डबल हो गए। तो इस हिंदुस्तान की जनता को भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ये सिर्फ मारने का काम। महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, देशव्यापी प्रदर्शन। जयपुर में ये सिविल लाइन फाटक से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं की उन्होंने बीजेपी नेताओं की कथनी करनी में फर्क है। उन्होंने कहा कि 550 दिन के आंदोलन में संतों की याद क्यों नहीं आई। अब संतों को लेकर सियासत बीजेपी कर रही है। वहीं सतीश पूनिया ने दावा किया कि 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो, कई नेता 70 के बाद भी राजनीति में क्यों हैं, ये कहा विश्वेंद्र सिंह ने। पूनिया साहब से शुरू करता हूं। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि 70 साल से ऊपर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन ये सोचा क्या कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी सन 50 का जन्म है उनका, वो भी 70 साल से ऊपर के हो गए और प्रदेश अध्यक्ष को 550 दिन बाद याद आया साधु संतों के बारे में। ये प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूं। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने देर रात को मंडी धरना स्थल से अम्बेडकर सर्किल सहित नगर के प्रमुख मार्गों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों से फर्म ने करीब 2 करोड़ की जींस खरीदी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले के आबादी वाले क्षेत्रों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। शहर कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में सभी समाजों के प्रतिनिधियों को इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन दे दी गई है। पुलिस ने समाज की समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि त्योहार पर अशांति होती है तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंद्रपोल गेट पर एक नया पुलिस कंट्रोल रूम खोला जाएगा।
आने वाले त्योहारों को लेकर बांसवाड़ा शहर के मौजूद शांति समिति के सदस्यों और जो मोहर्रम के लाइसेंसधारी हैं सभी की आज एक बैठक रखी गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग उपस्थित हुए और जो प्रमुख इनके पदाधिकारी हैं वो सारे उपस्थित हुए और उनके आने वाले त्योहारों में किसी प्रकार की समस्या या सुझाव उनसे प्राप्त किए गए, उन पर अमल किया जाएगा और उनके नियमानुसार लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे और पुलिस की व्यवस्था बहुत ही माकूल रहेगी। और इसके लिए हम एक नया कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहे हैं चंद्रपुर गेट पर, जहाँ पर पूरे शहर के करीब 28 से 32 कैमरे उस कंट्रोल रूम से कनेक्ट किए जा रहे हैं। और सरपंच संघ में दो फाड़, दो गुटों में राजस्थान सरपंच संघ बटा हुआ नजर आ रहा है। 20 से 22 जिलों के सरपंच मांगों से सहमत नहीं है। कई मांगों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। मंत्री की बर्खास्तगी के मामले में आधे से ज्यादा सरपंच विरोध जता रहे हैं। अब दो अलग अलग जगह आंदोलन राजस्थान के सरपंच कर रहे हैं। दो गुटों में बटा राजस्थान सरपंच संघ, कई मांगों को लेकर नहीं बन पा रही आपसी सहमति। 20 से 22 जिलों के सरपंच मांगों से सहमत नजर नहीं आ रहे। सरपंच संघ में दो फाड़, बड़ी खबर। राजस्थान सरपंच संघ और अब सरपंच संघ के आंदोलन में दो फाड़ नजर आ रही है, क्योंकि कई मांगों पर सहमति इनमें नहीं नजर आ रही है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राकेश, सरपंच संघ अब दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोनों गुट? अलग अलग इनकी मांगे हैं। आ जाओ, अब सब आ जाओ, उधर जो स्पेस बचा हुआ है उसमें आ जाओ। बिल्कुल, देखिए सुमित, कल तक जिस तरीके की जो संभावनाएं थी कि पूरा राजस्थान के जो सरपंच है एकजुट कर एक मंच पर जो है अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ महापड़ाव डालने की तैयारी कर रहे थे। पिछली बार जो आंदोलन था उसमें पूरे राजस्थान के सरपंच एकजुट थे, लेकिन इस बार चूंकि दो धड़े में बढ़ चुके हैं। हम अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर 22 जिलों के सरपंच जो है एक मंच पर बताए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सरपंच जुटे हैं। जो इनके बीच में मतभेद का जो प्रमुख कारण है, जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों पर आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। हम दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें आपको कि जो एक धड़ा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो जो दूसरे धड़े की मांगे हैं उनसे सहमत नहीं है। कई मांगे हैं, इसमें जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस धड़े के साथ शामिल हैं। हम दिखा सकते हैं कि तस्वीरों में जो इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं। हमारे साथ उपाध्यक्ष जो राजस्थान सरपंच संघ के हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कि जो आपका ये महापड़ाव था, किन मांगों को लेकर था, किन मांगों पर आपकी सहमति नहीं बनी है और ये दो फाड़ क्यों हुई? मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो राजस्थान सरपंच संघ के द्वारा जो एक आंदोलन उठाया गया है वो 36 सूत्रीय आंदोलन था, जिसमें हमारी सरपंच संघ की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं। हम सभी मांग पत्र की सभी मांगों से सहमत हैं, सिर्फ एक मांग को छोड़ करके, जो कि किसी राजनीतिक द्वेष था और षड्यंत्र के तहत उठाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, अधिकांश जिलों ने हमने उस मांग को अपने मांग पत्र से हटा करके और कलेक्टर साहब को या सरकार के नुमाइंदे थे उनको दिया है, अब से पूर्व में भी। तो हमारी तो सिर्फ सरपंच संघ से अभी कल तक, इवन आज तक एक बातचीत चल रही थी कि सरपंचों की मांगे जायज है सारी और मानी जानी चाहिए, लेकिन जो मंत्री जी वाला मामला बेवजह उठा लिया गया है। तो अब चूंकि आप दोनों अलग अलग धड़ों को लेकर हैं, वो अपना आंदोलन अलग कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, तो आप अपनी रूपरेखा किस तरीके से तैयार करेंगे आगे की? नहीं, मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो कि हम अलग से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम उसी आंदोलन का हिस्सा हैं और हमारे विचारों को उसी स्टेज के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे। ये
हम सिर्फ एक मुद्दे पर अलग हैं और उस मुद्दे को बेवजह उठाया जा रहा है। सरपंचों का उसमें कोई हित नहीं है। मंत्री जी को हटाए जाने और नहीं हटाए जाने का मामले से सरपंचों को कौन सी सरकार चलानी है? तो जो आरोप मंत्री जी ने लगाए हैं, मंत्री जी ने उनका ये कहना है कि उनके प्रमाण उन्होंने अभी तक जो नहीं दिए हैं। जो भ्रष्टाचार की नागौर में बात कही है, बाड़मेर में बात कही है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, ये बताना उनकी एक जिम्मेदारी। चूंकि आप भी सरपंच हैं, दूसरे सरपंचों पर आरोप लगे हैं, वो आहत हैं, तो आप किस तरफ है? क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सरपंच किसी जांच के खिलाफ और अन्य चीजों के खिलाफ नहीं है। और मंत्री जी ने भी बाड़मेर और नागौर दौरे के दौरान, जो मेरी नॉलेज में है, ऐसी कोई बात नहीं कही है, ना सरपंचों की मर्यादा जिसमें भंग हो या कोई अपशब्द कहे हैं। मंत्री जी ने सिर्फ अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे, विभाग के जिम्मेदार वो व्यक्ति होने के नाते, कि विभाग में अगर कोई लापरवाही है तो वो नहीं होनी चाहिए, धरातल पर काम भी होना चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पर सुमित मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सरपंच है वो एक जो अपने अलग अलग जो एक मांग है उस पर इनमें सहमति नहीं बन पा रही है। आज पहला दिन है, पहले दिन जो है यहाँ इसकी शुरुआत इस महापड़ाव की शुरुआत ही विवादों से शुरू हो गई है। पहली मांग जो है उस पर संपर्कों में सहमति नहीं बन पा रही है और ऐसे में निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे किस तरीके से बढ़ेगा, चूंकि सरपंच राकेश इनकी कई मांगे हैं, राकेश इनकी कई मांगे हैं, जिनमें से एक मांग इनकी ये भी है कि एनजीओ द्वारा ऑडिट कार्य बंद करवाए जाएं। क्या समस्या है इस ऑडिट से? दूसरा, आपने कई मांगे रखी हैं, इस मांगों में ऑडिट को बंद करवाने की है, जो पंचायत सरपंचों के जो अधिकार हैं, किस तरह की ऑडिट जो निजी एनजीओ द्वारा करवाने का ये प्रावधान है, क्या सरपंचों के अधिकार छीने गए हैं? मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जैसे मंत्री जी के जो दौरे हुए हैं, ये सरकार से अभी हमें इस दौरान ही पता लगा है, सब सरपंचों को इस चीज़ का पता भी नहीं था कि कुछ जिलों में ये जो कार्य नरेगा का या अन्य स्कीम का चल रहा है, आप तो नरेगा प्रमुख मान लीजिए कि नरेगा के अंदर इतना वेरिएशन है कि जो राजस्थान के अधिकांश जिले हैं उनमें। आप बताएंगे ऑडिट की क्या समस्या है? ये जो अरुणा राय कोई बीजेपी की राष्ट्रीय लीडर है, उनकी एक एनजीओ है, तो ये सेंटर का मामला, राज्य सरकार का इस ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। नरेगा की स्कीम भी सेंटर की स्कीम है। नहीं, मैं एक बार इस संबंध में आपको बता दूं कि इसमें वेरिएशन कितना है। जी बिल्कुल, इसमें लेकर के एनजीओ की जो ऑडिट है उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सरपंचों के अधिकारों हैं उनमें भी कटौती की बात की जा रही है। तो इस मामले को लेकर के जो सरपंच वैसे कई मुद्दों को लेकर एक है, लेकिन कई मांगों को लेकर सहमत नहीं है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, जालौर के जसवंतपुरा में संत ने आत्महत्या कर ली। सुंधा माता तलहटी के पास संत ने की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला संत रविनाथ का शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में ले लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अलग अलग थानों की पुलिस टीम मौके पर तैनात है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद। पुलिस की एमओबी टीम जांच पड़ताल अब कर रही है। बड़ी खबर जालौर से। जालौर के जसवंतपुरा में एक संत ने आत्महत्या कर ली। सुंधा माता तलहटी के पास संत ने आत्महत्या की है। पेड़ से लटका हुआ मिला संत रविनाथ का शव। सुसाइड नोट भी बरामद किया है पुलिस ने, यहां से कब्जे में ले लिया है सुसाइड नोट को। लोगों ने, यहां मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, तैनात है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद। श्याम विश्नोई मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ कारण साफ हो पाए, क्यों ये कदम उठाया संत ने? देखिए सुमित, निश्चित तौर से ये जो पूरे घटनाक्रम के पीछे भीनमाल के विधायक पूराराम चौधरी पे आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि विधायक पूराराम चौधरी की उस आश्रम के सामने ये बताया जा रहा है कि जमीन है, तो कुछ लोगों का ये आरोप है कि विधायक वहां पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान वहां पर जो खुदाई है, वो आश्रम जो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वो खुदाई है, वो विधायक के द्वारा वहां पर करवाई गई थी। ऐसे में आहत होकर के जो है संत ने आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया यही स्थानीय लोगों का और पुलिस की कहीं शिकायत दर्ज करवाई थी संत ने? किसी के पास गए थे अपील लेकर, इस समस्या के समाधान की बात लेकर? देखिए सुमित, अभी तक इन सब चीजों को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के अधिकारी भी अभी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि विधायक से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। तो ऐसे में संत की ओर से क्या रिपोर्ट दी गई थी, नहीं दी गई थी, इन तमाम पहलुओं पर अभी भी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित तौर से आहत होकर के महंत के द्वारा ये
आत्महत्या का कदम उठा लिया गया है। वहां मौके पर सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी है और पुलिस और एमओबी की टीम है वो बारीकी से जांच कर रही है। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया और महंत का संत है जो शव है वो अभी भी पेड़ के लटक रहा है। उन्होंने शव नीचे उतारने को लेकर भी इनकार कर दिया है। ऐसे में वहां पर मौजूद बड़ी संख्या में भीड़ विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ पता चल पाया कब संत ने ये कदम उठाया, किस वक्त की ये घटना है, और जिस विधायक पर आरोप लग रहे हैं उस विधायक साहब से आपकी बात हो पाई, प्रतिक्रिया ले पाया आप उनसे? देखिए सुमित, जो ये घटना है ये रात की बताई जा रही है, लेकिन विधायक जी का फोन नहीं लगा। प्रयास किया था बात करने का, लेकिन यही रहेगा प्रयास की हम जल्द बात करके इन चीजों को लेकर स्पष्ट कर लिया जाए कि विधायक के द्वारा इस पूरी घटना को लेकर किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर से वहां पर सुमित बड़ी संख्या में भीड़ है और वो विरोध प्रदर्शन जारी है। और वहां पर स्पेशल जो पुलिस की अलग अलग थानों की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। तो एक और संत ने की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि विधायक साहब से परेशान होकर, जो आरोप लगाया गया है विधायक साहब से परेशान होकर एक कदम उठाना पड़ा। इससे पहले एक संत ने आत्मदाह किया था और अब आत्महत्या। और अब बात वैक्सीनेशन में गोलमाल की। जी हाँ, वैक्सीनेशन करवाया नहीं और मोबाइल पर वैक्सीन लगाने का मैसेज आ गया। मामला सिरोही के वार्ड नंबर 27 का है, जहां कंचन देवी के दूसरे वैक्सीन लगाने के पहले ही वैक्सीन लगाने के मैसेज से स्वास्थ्य विभाग के फर्जी आंकड़ों की पोल खोल दी है। न्यूज 18 की टीम ने सिरोही स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ से जब इस बारे में बात की तो जवाब मिला वही गोलमोल। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन फर्जी आंकड़ों पर बोलने से कतराते नजर आए, लेकिन सवाल है कि कागजों में वैक्सीनेशन पूरा कर स्वास्थ्य महकमा अपना टारगेट पूरा करने में जुटा है। और खबर जालौर से, खबर ऐसी जो अब लगता है राजस्थान में फैशन सा बन गया है। स्कूल पर तालाबंदी करना फैशन के दायरे में आ गया है। एक बार फिर एक स्कूल पर ताला जड़ दिया। जालौर में पाठशाला पर ताला। शिक्षकों की मांग को लेकर तालाबंदी की गई। अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन भी जारी। अपनी मांग मनवाने का यही आखिरी रास्ता शायद इन लोगों को नजर आता है। कई बार अपनी मांग रखते हैं, जिम्मेदार लोगों के पास जाते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती तो आखिरी रास्ता इन लोगों को, इन ग्रामीणों को, इन पेरेंट्स को यही नज़र आता है कि स्कूल पर ताला जड़ दिया जाए। और एक बार फिर यही किया जालौर में इन अभिभावकों ने। टोंक जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक पक्का निर्माण नहीं हटेगा तब तक धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। पंचायत से नोटिस जारी होने के बाद भी पक्का निर्माण करने के पीछे की साजिश को लेकर एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया। हमारा तो यही निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करे सरकार और जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो हम 1 महीने नहीं 2 महीने के लिए भी यहाँ पढ़ सकते हैं और धरना 24 घंटा ही चालू है। सीकर जिले के कोछोर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के दूसरे युवकों के साथ यहां नहाने आया था। पुलिस का मानना है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रात भर मशक्कत के बाद सुबह करीब 5 बजे युवक के शव को बाहर निकाला। खबर कोटा से। कोटा में बारिश का कहर। पोस्ट ऑफिस की दीवार ढह गई। दीवार ढहने से 12 वाहन भी इस दीवार के नीचे दब गए। पेड़ भी धराशायी हुआ है। मौके पर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। गुमानपुरा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद। बारिश का कहर। कोटा में तस्वीरें देखिए कहर के बाद की ये तस्वीरें। दीवार ढहने से 12 वाहन इस दीवार के नीचे दब गए। एक पेड़ भी धराशायी हुआ है। अब रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर मौजूद।
ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बारिश का कहर एक बार फिर। ओम प्रकाश जी, ये न्यू ग्रेन मंडी के पास में जो पोस्ट ऑफिस है उनकी दीवार ये बारिश के चलते धराशायी हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि उस समय कोई लोग वहां दीवार के पास मौजूद नहीं थे, जिनके कारण बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जो पार्किंग थी, वाहन थे, लगभग करीब 1 दर्जन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, नीचे दबे हुए हैं। वहां जेसीबी मशीन बुलाई गई है और यूं कहा जा सकता है कि जो दस्ता है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह का किया जा रहा है और वहां जो वाहन है दबे हुए उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। तेज बारिश और हवा तेज प्रभाव के चलते ये हादसा पेश आया है और फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। यूआईटी और निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू करके उन वाहनों को फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि आसपास और कोई इस तरह की जो दीवार जो ढहने की आशंका के चलते तो नहीं है, उन दीवार को पहले ही हटाया जाए या लोगों को अलर्ट किया जाए कि यहाँ रहना उचित नहीं है। इस तरह की के लिए अधिकारी वहाँ मौका मुआवना कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि आज बड़ा हादसा टल गया। हालांकि वाहन तो जरूर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन आज काफी दिनों बाद में सुबह से ही। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन